नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल आर्य है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम क्लास 11th एंड 12th की केमिस्ट्री को बहुत बेसिक से और डीपली कवर कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में जो चैप्टर 3 क्लास 11th का हमें कवर करना है, उसके जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो आपके सामने हैं। आज हमें कवर करना है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर को और मेटेलिक करेक्टर जिसे कहते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर जिसको बोला जाता है। और थोड़ा हमें कवर करना है केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर को मुझे डिफाइन करना है अगर, तो बड़े मैं मतलब सिंपल वर्ड्स में से डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज द टेंडेंसी टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एलिमेंट की, एटम की ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या नहीं करता है। उसके लॉस करने की टेंडेंसी का नाम ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है। सो इट इज द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी। ओके, यानी अगर कोई एलिमेंट का मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, कोई भी मेटल का एग्जांपल ले लूँ, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि सोडियम कन्वर्ट करता है सोडियम पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की जो टेंडेंसी है, इसी को ही हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर कहते हैं। और इसी का ही दूसरे शब्दों में नाम है मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर यानी मेटल्स जो होते हैं वो एक तरीके से दानवीर कहे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की उनकी एबिलिटी होती है, उनकी टेंडेंसी होती है। और किसी एटम की, किसी मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कितनी ज़्यादा है, इससे पता लगता है कि उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कितना ज़्यादा है। मीनिंग, अगर कोई ऐसा मेटल है जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को देता है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसका जो मेटेलिक करेक्टर है, उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो ज़्यादा है। और कोई ऐसा अगर मेटल है कि जो इलेक्ट्रॉन देना कम चाहता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी और कैपेसिटी कम है, तो अगर आप उसकी टेंडेंसी कम कह रहे हैं, मतलब उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या उसका जो मेटेलिक करेक्टर है वो क्या है, कम है। यानी मेटल की इलेक्ट्रॉन को देने की एबिलिटी को आप मेटेलिक करेक्टर कहते हैं। और इसी का ही दूसरा नाम है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। जैसे आपने कभी भी मेटल का नाम सुना होगा, लाइक मैंने एग्जांपल अभी बोला कि सोडियम आपने देखा है Na+ होता है, Na- नहीं सुना आपने। सेम आपने K+ सुना है, K- नहीं सुना आपने। ऐसे और भी आपके लाइक कैल्शियम 2+ आपने सुना है, कैल्शियम 2- या 1- नहीं सुना आपने। सेम मैग्नीशियम भी आप 2+ मैग्नीशियम कहते हैं, मैग्नीशियम 1- या 2- आपने नहीं सुना। तो ये कभी भी जो मेटल्स हैं आपके, जो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को कभी भी बियर नहीं करते हैं। ये ऐसी स्पीसीज होती है जिनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता है। ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं और कैटायन बनना पसंद करते हैं, ना कि इनकी गेन करने की टेंडेंसी है और ये एनायन बनेंगे। तो ये जो मेटल की टेंडेंसी हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, इसी को ही दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बोलते हैं। और इसी को ही हम मेटेलिक करेक्टर के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन अराइज करता है कि भाई जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो जो हमारा मेटेलिक करेक्टर या इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होता है, ये मेनली डिपेंड करता है एक प्रॉपर्टी पे जिसे आप एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस वो आपकी मेन प्रॉपर्टी है जो सभी बाकी प्रॉपर्टीज को एल्टर करती है, चेंज करती है। अगर आप दो स्पीसीज का अगर एटॉमिक रेडियस कंपेयर कर सकते हैं, तो आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू को भी आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियस मैंने कहा, देखो हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। हमने पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना बड़ा रेडियस होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा। फिर हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है, ये भी एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या जिसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, वो भी एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और साथ में लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के।
यानी रेडियस अगर घट जाएगा तो इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रेडियस अगर कम हो जाएगा, मतलब अगर इसका उल्टा बढ़ जाएगा तो इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है, एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है। इस रिलेशन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपका मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, ये मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। यानी जितना ज़्यादा बड़ा किसी एटम का साइज होगा, उसमें उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होगा, क्योंकि साइज बड़ा होने से वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो दूर प्रेजेंट है, उस पे लगने वाला न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स कम लग रहा है वहाँ पे। एज ए रिजल्ट उसको बाहर निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए वो कम चाहिए होती है। यानी हमने इस बात को सीख लिया कि भी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, जो कि एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जैसे आप इसे ऐसे समझें कि अगर आपको ये बात पता लग गई तो जो जो भी प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस को इन्फ्लुएंस करती है वो सभी के सभी मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को भी इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि भी जिसे आप न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिस फोर्स से पुल कर रहा है उसे न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। अब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर पुल होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी कम होगा। यानी हमने ये सीख लिया कि जो आपका मेटेलिक करेक्टर होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि जो ये न्यूक्लियर चार्ज है ये एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको एटॉमिक रेडियस पता है तो जो भी प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस को इन्फ्लुएंस करती है वो सभी के सभी आपकी मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को भी इन्फ्लुएंस करेगी। सेम हमने पढ़ा है शील्डिंग इफेक्ट के बारे में कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से पुल करता है, बीच वाले प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक ढाल का काम करते हैं और इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर के पुल से बचाते हैं। जितना ये बचा पाते हैं उसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और जितना ज़्यादा स्ट्रोंगर शील्डिंग इफेक्ट होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन तक वो पुल कम पहुंचेगा, और आखिरी इलेक्ट्रॉन तक जितना पुल कम पहुंचेगा उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। यानी जो ये मेटेलिक करेक्टर है, जैसा मैंने आपको बोला कि जितना ज़्यादा स्ट्रोंगर शील्डिंग इफेक्ट होगा, शील्डिंग इफेक्ट के स्ट्रोंगर होने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान हो जाएगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि भी मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट के। जितना शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रोंगर होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने उतने ही आसान होंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, एक और इफेक्ट हमने पढ़ा है जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के केस के अंदर कि भाई जो ये होता है इट इज़ न्यूक्लियर चार्ज माइनस शील्डिंग इफेक्ट को बोलते हैं। और जितना ज़्यादा एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है न्यूक्लियस की तरफ से, ये उसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इलेक्ट्रॉन फील करेगा, उसे निकाल पाना उतना ही मुश्किल होगा, तो उसके निकलने की टेंडेंसी भी उतनी ही कम होगी। यानी ये भी हम कहना चाहते हैं कि भी जो ये मेटेलिक करेक्टर होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ओके। यानी हमें अगर एटॉमिक रेडियस के बारे में पता है तो बाकी प्रॉपर्टीज जिस तरीके से वो एटॉमिक रेडियस को इन्फ्लुएंस करेगी तो वो इसे भी इन्फ्लुएंस ही करेंगी। ओके। और आप जानते हैं कि भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं। अगर ऐसी कोई कन्फिग्रेशन के अंदर अगर आपको स्पीसीज कभी कोई मिल जाए, तो कन्फिग्रेशन भी ये डिसाइड करती है कि किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलने कितने आसान और कितने मुश्किल होती है। इसे ऐसे समझे कि सोडियम है, सोडियम के केस के अंदर जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आउटर मोस्ट 3s1 है, और अगर आप इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो ये बन जाएगा 2s2 एंड 2p6, जो कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। अब एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें से निकालने की प्रेफरेंस करेंगे, चाहेंगे, तो फिर ये उतने आसानी से नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इसने नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन कर लिया है। यानी हमें ये भी ध्यान रखना है कि भी जिसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। लेकिन जो प्रोमिनेंट फैक्टर हमें पढ़ना है, हमें समझना है, उसे हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अगर आपने रेडियस को समझ लिया तो बाकी सारी चीज़ें समझना आपके लिए कोई मुश्किल होने वाला नहीं है। अब अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अब मैं जाने वाला हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जिसे हम नॉन मेटेलिक करेक्टर
नॉन मेटेलिक करेक्टर, या जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर समझ में आ गया होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर उसी से कोरिलेट करता है, कोई बहुत अलग टॉपिक होने वाला नहीं है, इसे समझ के देखें। नॉन मेटालिक करेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, दिस मीन्स दैट इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन द इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर और मेटालिक करेक्टर टेंडेंसी थी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, उसका उल्टा जो ये नॉन मेटालिक करेक्टर है, ये टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। यानी हमने इस बात को सीखा कि भी ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है, और अगर ये गेन करने की टेंडेंसी है और वो पहले वाला आपका इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी थी, तो जो आपका मेटेलिक करेक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक करेक्टर के। यानी अगर किसी की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी अच्छी है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी अच्छी नहीं है। और अगर किसी की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसको उसी स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी उतनी अच्छी नहीं है। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके। अब मेन आता है कि भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये वैल्यू डिपेंड करती है। देखो, ये वैल्यू डिपेंड करती है मेनली, जो अगर मैं फर्स्ट बोलूँ जिसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, जो कि सभी में एक मेन प्रोमिनेंट फैक्टर होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसे आप नॉन मेटेलिक करेक्टर बोलते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। यानी रेडियस किसी एटम का जितना छोटा होगा, छोटे एटम के केस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर का पुल ज़्यादा लास्ट तक पहुंचेगा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। यानी अगर साइज किसी का छोटा है तो उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है। ओके। यानी हमने सीख लिया कि भाई साइज का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और आप ये काम आपका है कि भी जो भी प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज को इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे न्यूक्लियर चार्ज, जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, उनके बारे में आपको समझना है कि वो प्रॉपर्टी अगर एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो एटॉमिक रेडियस को जिस तरीके से चेंज करेगी, आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। ओके। यानी हमने ये समझ लिया कि ये प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज हो जाने से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी घट जाएगी। यानी आपका न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता है उतना नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। यानी ये जो आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जबकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शील्डिंग इफेक्ट के। और देखिएगा कि भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर बनता है। लाइक अगर मैं कहूँ ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP5 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन और गेन करते ही वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल कर लेते हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी भी अच्छी होती है कंपेयर टू बाकी स्पीसीज के जिन्हें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की रिक्वायरमेंट है। ओके। अब अगर आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज समझ आ गई होंगी, तो अब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज के पीरियोडिक ट्रेंड की एक साथ बात करते हैं, और आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी से ये भी समझ में आ जाएगी। हमें ये समझना है कि भी किसी भी ग्रुप में या किसी भी पीरियड में जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर किस तरीके से वेरी करता है। मैंने आपको बताया था कि भी मेटेलिक करेक्टर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के, और जो एटॉमिक रेडियस है वो ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में जाने पर इंक्रीज करता है। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज ही करेगा। यानी ऊपर से नीचे गए, एटॉमिक रेडियस बढ़ा तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ गया। यानी अगर पीरियोडिक टेबल में आप बात करें कि सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होता है, तो जो ग्रुप 1 में प्रेजेंट है उनमें भी नीचे जाने पर रेडियस बढ़ रहा है, अपने पीरियड में 1 वाले सबसे बड़े, और नीचे जाने पर और भी साइज बढ़ गया। तो जो ये फर्स्ट ग्रुप है आपका, इसके अंदर आप जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा
टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की जिसकी होती है उसे सीजियम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस करना सबसे इजीली इसी के लिए रहता है, इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से यहाँ से निकल सकता है क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, सबसे बड़ा है पीरियोडिक टेबल में। ऐसे ही अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो घट जाता है। वो क्यों घट जाता है? क्योंकि लेफ्ट से राइट मूव करते ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है। अब क्योंकि मेटेलिक करेक्टर एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एटॉमिक रेडियस अगर घट गया तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो भी घट जाता है। इसलिए आप पीरियोडिक टेबल को कभी ध्यान से देखिएगा, उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में सारे मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट वन हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल हमने रख रखा है, बिकॉज वो ग्रुप 1 के साथ और ग्रुप नंबर 17 के साथ दोनों में प्रॉपर्टीज में रिजेंबल करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्योंकि वो ग्रुप 1 से रिजेंबल करता है इसलिए हमने उसे 17 के ऊपर ना रख के ग्रुप 1 के ऊपर रखा है। उसके अलावा बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। आप लेफ्ट से राइट मूव कर जाएं, बीच में ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। फिर जब आप ई ब्लॉक की तरफ मूव करते हैं तो मेटेलिक करेक्टर से आप नॉन मेटेलिक करेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और एक्सट्रीम राइट पे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं, और बीच में जो एलिमेंट प्रेजेंट है इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उनको आप मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स का मीनिंग यही होता है कि दे हैव प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। तो सिलिकॉन हो गया, ये सारे एलिमेंट जो हैं बीच में जिगजैग लाइन में जो आते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिन्हें हम मेटलॉइड्स के नाम से जानते हैं। और उसी पी ब्लॉक एलिमेंट में भी जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो जैसे ही एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा तो पी ब्लॉक में नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ने की वजह से वहां भी आपको मेटल्स मिल जाते हैं। यानी हमने सीखा कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड अगर आपको पता है तो मेटेलिक करेक्टर जो होगा वो भी आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो देखो, तो जो मेटेलिक करेक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक करेक्टर के, और जो ये नॉन मेटेलिक करेक्टर है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा नॉन मेटेलिक करेक्टर उतना कम होगा, यानी साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी उतनी कम होगी। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं और एटॉमिक रेडियस घट जाता है, एटॉमिक रेडियस के घटने से नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाता है। इसलिए जो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है हर एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। ओके, यानी अगर आपको एक करेक्टर समझ में आ गया तो दूसरा करेक्टर समझना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल है। 18 ग्रुप के अंदर मैं ग्रुप नंबर 17 की बात कर रहा हूँ, 18 की बात नहीं कर रहा, क्योंकि 18 ने नोबल गैस कन्फिग्रेशन है उसकी, जिसे NH2NP6 कहते हैं, वो पहले से ही स्टेबल है। वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को स्टेबल कन्फिग्रेशन से अनस्टेबल कन्फिग्रेशन की तरफ ले जाना नहीं चाहती। ओके, तो ये दोनों हमारे करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब मेन बात आती है जो अभी मैंने एक थर्ड वर्ड लिखा था इनिशियली फर्स्ट पेज पे, कि हम बात करेंगे साथ साथ केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में भी। तो आप इसे ऐसे समझिएगा कि भाई रिएक्टिविटी, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आइदर मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या मेटलॉइड्स हैं, तो जब आप उनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो मेटल की होती है रिएक्टिविटी इन द टर्म टू टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, कि भी जितने ज़्यादा आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे उतने ही वो रिएक्टिव मेटल्स होंगे। इसीलिए जो सबसे विग्रसली आपके रिएक्ट करते हैं वो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, क्योंकि उनका साइज सबसे ज़्यादा होने की वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान हो जाता है। आप अगर एक सोडियम के मेटल के पीस को अगर पानी में डाल दोगे तो वो ब्लास्ट कर जाता है, और अगर आप उसे एनवायरनमेंट में रख दोगे तो भी वो बर्न करना, जलना स्टार्ट कर देता है। यानी मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करता है कि वो कितने आसानी से रिएक्ट करते हैं, कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। और नॉन मेटेलिक करेक्टर के कारण, यानी नॉन मेटल के केस में अगर आप बात करेंगे तो नॉन मेटल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा जितनी ज़्यादा उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो जो फ्लोरीन होता है आपका वो सबसे रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। यानी अगर हमसे रिएक्टिविटी के बारे में पूछा जाए इन मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो हम ये इस बात पे एक्सप्लेन करेंगे कि उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या लॉस करने की कितनी अच्छी है। ओके, तो यहाँ हमने सीख लिया तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और मेटेलिक करेक्टर के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर और नॉन मेटेलिक करेक्टर के बारे में, और साथ में इन्हीं की केमिकल रिएक्टिविटी को हमने पढ़ा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।